ठीक। नेक्स्ट कोशिका अंगक है लयनकाय, लाइसोसोम। बहुत गोलाकार संरचना होती है और यूं कहे कि यह जो मुख्य अंग है यह जंतु कोशिका का है। मतलब पादप कोशिका में या तो मिलेगा या मिलता ही नहीं है। बहुत कम ऐसी रेयर कोशिका होती है जिसमें मिलेगा, वरना अन्यथा हम जब अंतर भी लिखते हैं पादप और जंतु कोशिका का तो लिखा जाता है कि जो लयनकाय या लाइसोसोम है वह सिर्फ कौन सी कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, पहले इसके खोज के बारे में। तो पता भी होगा कि कौन है इसके खोजकर्ता, तो डी दुवे है ना, और हिंदी में डी दवे कहते हैं। डी दवे ने इसकी खोज की है और इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली या आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो जो लयनकाय है ये एक गोलाकार संरचना होती है। पहली चीज, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंगों को खुद भक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये हर समय भक्षण नहीं करता है, ऐसा नहीं है। जब कोशिका टूट फूट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब लग जाती है और हाँ कि अब ये कोशिका का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया है, अब ये कोशिका काम की नहीं रही, तब उस समय आपका जो लाइसोसोम है इसमें उपस्थित जो एंजाइम है वह एक्टिव कर देता है और ये भ्रष्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है और फूटकर सारे एंजाइम को क्या करता है, कोशिका के अंदर डाल देता है। और कोशिका में जितने भी अंग और भी रह गए, क्योंकि क्षतिग्रस्त होने के बाद कोशिका टूट फूट जाती, कार्य नहीं कर पाती है, तो ये जो लाइसोसोम है इसमें उपस्थित जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वही एंजाइम बाकी कोशिका के अंगक का भक्षण कर कर सफाई का काम कर देते हैं। इसीलिए अपनी ही कोशिका का खुद ही भक्षण कर देने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये ऐसे ही नहीं कि अपने आप इसका दिल चाहा तो इसने भक्षण कर लिया, वरना शरीर की सारी कोशिका खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, टूट फूट और क्षतिग्रस्त के समय ही करता है। तो बाकी समय क्या काम करता है, तो और भी हमारे लिए बेनिफिट का काम भी करता है। यह कोशिका में अगर कोई रोगाणु या पैथोजन एंट्री करता है तो उनको पहचान कर, अगर अच्छी अवस्था में कोशिका होती है तो उनको पहचान कर किल करने का कार्य भी कौन करता है, आपका लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम मुख्य रूप से एक तो सुसाइडल बैग का तो काम करता ही करता है, लेकिन कोशिका में अगर रोगाणु या पैथोजन एंट्री करते हैं तो उन्हें किल करने का कार्य भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो इसकी खोज करता, और ये इधर भी देख लेते हैं हम। तो लाइसोसोम की सर्वप्रथम खोज किसने की है, डी दुवे ने। देखिए ये हिंदी इंग्लिश में लिखने के चक्कर में गलत हो गया है, 1955 में किया है। उसी के साथ एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछते हैं कि इसमें कौन से एंजाइम मिलेंगे, तो जल अपघटनी विकार या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वही सुसाइड या वही किल करने का कार्य करते हैं। फिर इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। जब किसी कारण लाइसोसोम के विकर बाहर निकल जाते हैं, विकर बाहर का मतलब कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, विकर को एंजाइम भी कहते हैं, तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का क्या कर देता है, विघटन कर कर उन्हें किल करने का काम करता है। तो आप इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कह सकते हो, है ना, कि ये क्या करता है, सारी जो टूट फूट हो गई है तो उसे सफाई करने का काम कार्य में देख लीजिए। यह प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थ का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। उपस्थित हाइड्रोलेज एंजाइम अनेक पदार्थों का पाचन करवा चुके हैं, हम बता चुके हैं, और नष्ट हो रही, घायल हो चुकी, क्षतिग्रस्त कोशिका की सफाई का काम भी करता है। ये नहीं आएगा। लयनकाय समझ आया। इससे 2 क्वेश्चन तो भारी, 3 क्वेश्चन, खोज, आत्मघाती थैली और इसमें उपस्थित एंजाइम, ये तीनों नाम आपको या तीनों कार्य भी याद रखने हैं। नेक्स्ट कौन सा है, अंतःप्रदवी जलिका, या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम देखें तो इजीली समझ आएगा। दिख रहा है? और मेरी आर्ट में बनाऊं तो फिर से ये कोशिका और ये हाँ केंद्रक भी बनाऊंगी, ये केंद्रक समझे। और इसके बाहर पतली पतली जो संरचना है जो कहाँ तक जाकर रुकी हुई है, प्लाज्मा झिल्ली तक रुकी हुई है,
ये जो संरचना बनी हुई है, यही संरचना आपकी क्या कहलाती है? एंडोप्लाज्मिक या अंतप्रदवी जलिका कहलाती है। बिल्कुल ट्यूब्यूल से है ना, मतलब समझे कि ट्यूब है, पाइप जैसे हैं, और यही संरचना आपकी क्या कहलाएगी? अंतप्रदवी जलिका। पहली चीज, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। मतलब यूं कोशिका ये जब फैली रहती है तो कोशिका का चित्र सही या डायग्राम या पिक्चर सही दिखती है। अगर ये नहीं होता है तो वो भी कोशिका भी क्या होती है? पिक्चर। हालांकि और भी जीवद्रव्य होते हैं, लेकिन ये इसे एक शेप देने का कार्य भी करता है। पहली चीज, क्या देने का काम करता है? शेप देने का कार्य भी करता है। जो आपकी अंतप्रदवी जलिका है, शुरुआत तो यहाँ से होती है और अंत इसका यहाँ पर होता है। उसके बाद जो अंतप्रदवी जलिका है वो दो प्रकार की मिलेगी, एक चिकनी मिलती है और दूसरी कौन सी? खुरदरी। खुरदरी का मतलब जैसे समझिए कि अगर कोई रस्सी है और उस पर कोई हम नोड लगा दे तो वो खुरदरी हो जाएगी, ऐसे। तो वैसे ही चिकनी खुरदरी को ऐसे ही समझे कि एक पर राइबोसोम पाए जाते हैं और एक पर राइबोसोम नहीं होते। समझे कि ये आपकी अंतप्रदवी जलिका है और यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे क्या बना दूं? राइबोसोम चिपका दूं इसके, तो ये खुरदरी हो जाएगी। तो वह अंतप्रदवी जलिका जिस पर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उसे हम कौन सी वाली कहते हैं? खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और पूरा नाम अगर लिखो तो रफ के लिए आर, एंडोप्लाज्मिक के लिए ई और रेटिकुलम के लिए आर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? RER। क्लियर है? और RER मतलब किस पर? राइबोसोम उपस्थित होते। चिकनी जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चिकनी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्मूथ। तो ये SER हो जाएगा। क्लियर है? अब डायग्राम देखिए, राइबोसोम दिख रहा है, तो ये वाली आपकी कौन सी हो जाएगी? खुरदरी अंतप्रदवी जलिका। और उसी के पास में देखिए, इस पर आपको कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं मिल रहे हैं, तो यह वाली कौन सी होगी? तो यह चिकनी अंतप्रदवी जलिका। और कहाँ से शुरू हो रही है? देखिए, केंद्रक झिल्ली से ही आपकी ये वाली शुरुआत हो गई। ठीक, क्लियर है? और ये जो ट्यूबुल्स जैसी कोने में संरचना है, इसे सिस्टर्नल स्पेस या सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक, तो ज्यादा याद नहीं रखना है, पर कभी अगर डायग्राम से बनाकर पूछ ले कि ये संरचना कौन सी, तो याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। RER दो प्रकार के, कौन कौन से? सॉरी, आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का, एक RER और दूसरा ACR। जो RER होते हैं उसमें कौन पाए जाते हैं? राइबोसोम। अब आपने सुना होगा या कभी पढ़ा भी होगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मतलब कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? राइबोसोम। ये सबसे छोटी संरचना है कोशिका की सबसे छोटी संरचना अगर कहें तो कौन होता है? राइबोसोम। आगे हम देखेंगे। तो ये सबसे जो छोटी संरचना है, तो ये अभी कहाँ चिपकी हुई है? खुरदरी पर। तो ये खुरदरी की तो कार्य पहला ये हो गया कि ये क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा। राइबोसोम भी तो यही कर रहा है, और ये कहाँ चिपका हुआ है? अभी खुरदरी पर। खुरदरी ही इसलिए बोल रहे, तो पहला ही इसका कार्य क्या है, या खुरदरी का कार्य ही क्या हो जाएगा कि यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो बचा ये चिकनी क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले तो ये लिपिड निर्माण में मदद करता है। किसमें मदद करता है? लिपिड निर्माण में मदद करता है। उसी के साथ ACR से एक कार्य और याद रखना है आपको कि ये जो ACR सभी कोशिका में मिलेगा, तो यकृत की कोशिका में भी मिलेगा। और यकृत से याद आता है कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मतलब अधिक जहरीले या टॉक्सिक पदार्थ को इनटॉक्सिक करने में मदद करता है। और जो मदद करता है, तो वहां पर जो ACR है यह भी क्या करता है? यकृत की हेल्प करता है, और अधिक या मोर टॉक्सिक पदार्थ को इनटॉक्सिक करने में, या जहरीले पदार्थ को या विषैले पदार्थ को कम विषैला करने में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? चिकनी अंतप्रदवी जलिका। NCERT वाली फिर से लाइन है ये, और ये इसका ध्यान भी रखिएगा आप कि ये इसका कार्य क्या है। और इसका तो सीधा सा है, राइबोसोम में मतलब क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। अब पढ़ते हैं कि इसके बारे में जानकारी क्या क्या है हमारे पास। तो अंतप्रदवी जलिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो खोज देखिए पार्टर ने की है। असंख्य शाखा वाली आपस में संबंधित बंद झिल्लियां है, बता चुके हैं। कहां तक मिलेगी? तो केंद्रक कला से जीवद्रव कला तक फैली होती है। मतलब शुरुआत केंद्रक से और पूरी आपको साइटोप्लाज्म में फैली हुई मिलेगी, इसीलिए इसे स्केलेटन भी कहते हैं। साथ ही यह यूकैरियोटिक कोशिका में तो मिलेगी, लेकिन कहाँ नहीं मिलेगी?
प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल आदि में नहीं मिलेगी और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। मतलब एक पिक्चर ये बनाए कि पूरा शेप जो देने का कार्य करती है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। कार्य देख लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण बता चुके, कोशिका को निश्चित आकार बता चुके, लिपिड का कार्य भी करती है और अंतःकोशिकीय स्थानांतरण भी करती है। जो चीजों को ट्रांसफर करने का काम है वह भी आपकी अंतःप्रद्रवी जलिका सेट करती है कि किसको बाहर जाना है, किसको अंदर आना है। हालांकि गोल्जी अपार्टस भी पढ़ेंगे हम, पर यह भी उसकी क्या करता है, मदद करता है। और लास्ट में केंद्रक कला का निर्माण, देखिए केंद्रक कला देखिए इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है जुड़ी, तो उसका निर्माण भी कौन करता है, आपका अंतःप्रद्रवी जलिका। कार्य समझ में आए और अंतःप्रद्रवी जलिका भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है कोशिका अंगक कौन सा है आपका, गोल्जी का है। इसका बड़ा अच्छा रोल है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ये पता होगा आपको, है ना। डायग्राम देख लेते हैं पहले, दिख रहा है। जब तक मेरा वाला नहीं बनाऊंगी मुझे संतुष्टि नहीं होती है ना, तो पहले मैं मेरा वाला तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, है ना। हाँ, वो फट से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाला टोकरी नुमा आकार, और जब भी मैं बनाती हूँ ऐसा ही कुछ बनाती हूँ। वो ऐसा इसीलिए बनाती हूँ ताकि गोल्जी काय जैसा लगे कि हाँ भैया ये क्या है, गोल्जी काय है। देखिए ये ऐसा ट्यूबुल्स वाली संरचना है, ऐसी टोकरी नुमा, और यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हर फोल्डेड चीज, मोस्ट ऑफ जो फोल्डेड चीज है वो सिस्टर्नी ही कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर भी सिस्टर्नी लिखा है, दिख रहा है, तो ध्यान रखिए कि सिस्टर्नी होता है। अब ये इसे हम सबसे पहला है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस। मतलब जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो मेंटेन करता है ट्रैफिक को, आवाजाही को, कि इसको यहाँ जाना है, उसको वहां जाना है, तो वैसे ही गोल्जी काय भी कोशिका में जो भी लिपिड, प्रोटीन या जो भी चीज बनती है उसका नियंत्रण, कि कौन से पदार्थ को बाहर भेजना है, कौन को अंदर लाना है, किसको अलाउ करना है, सारी चीजें कौन मेंटेन करके रखता है, गोल्जी काय। ये इसके बारे की जानकारी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने ही की थी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, या गोल्जी काय। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने ही रसोई घर को क्या बना लिया था, लेबोरेटरी बना लिया था, और विभिन्न प्रकार की खोज करने के बाद उन्होंने इसकी खोज भी नाम के साथ कर दी। ये उनकी कहानी है। और भी क्या करता है, तो उसी के साथ हमने इसके पहले एक लाइसोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है। और यूं कहें तो ये जो छोटी छोटी संरचना है जब इससे अलग होती है तो कुछ कुछ अगर इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही क्या बन जाते हैं, लाइसोसोम बन जाते हैं। पहला दूसरा कार्य होगा, पहला तो आवाजाही को नियंत्रण करेगा, दूसरा क्या करता है, तो ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। उसी के साथ कोशिका में बहुत सारे कोशिका अंगक बनते रहते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कमी हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया को केंद्रक के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि भैया आप क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से और बना लो, डिवीजन कर दो। तो उनकी पैकिंग या रेपिंग का काम, जैसे जब हम गिफ्ट लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं भैया पैक कर दो, तो वैसे ही पैकेजिंग का काम भी कौन करता है, आपका गोल्जी काय करता है। कि अन्य कोशिका अंगों की पैकेजिंग का कार्य कौन करेगा, तो गोल्जी काय ही करेगा। क्लियर है इसके कार्य, आए समझ। पहला ट्रैफिक पुलिस, दूसरा लाइसोसोम का निर्माण, तीसरा पैकेजिंग का कार्य करता है, और एक और कार्य लिखिएगा कि यह जो है सरल शर्करा से यह सरल शर्करा या शुगर को जटिल शुगर में या जटिल शर्करा, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको कहते हैं, बदलने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि क्या होता है अगर कोशिका में गोल्जी काय नहीं होता तो, और फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि सरल शर्करा जटिल शर्करा में नहीं बदलेगी। तो ये क्वेश्चन भी है कि ये इसका मुख्य कार्य भी हो सकता है कि कुछ कुछ कोशिका में ये क्या करता है, सरल को जटिल शर्करा में बदलने का कार्य भी किसका होता है, आपका गोल्जी काय का। डबल नलियों वाले होते हैं
नई पुट्टिका का निर्माण, मतलब इसको पुट्टिका कहते हैं। बाकी आपके सामने डायग्राम बता ही दिया मैंने। कार्य अब पढ़ लेते हैं इसके कार्य। गोल्जी का है, गोल्जी का एक प्रमुख अंग है और इसको क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कह रहे थे, सूत्रकणिका को, और इसे क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की है, आपके कैमिलो गोल्जी ने। एक और वर्ड याद रखना है, पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक। और जीवाणु और नीली हरी शैवाल में नहीं मिलेंगे और इसे कोशिका का क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कार्य, कोशा विभाजन के समय कोशा पट्ट का निर्माण करती है। अब ये क्या है, जब प्लांट सेल या यूं कहें कि एनिमल सेल, पहले एनिमल सेल की बात कर ले। एनिमल सेल जब विभाजन होता है तो समझो कि ये एक आपकी एनिमल सेल है और जब इसको 1 से 2 बनना होता है तो ये पहले तो केंद्रक भी बना देते हैं, इधर वाला, कि पहले तो ये एक ऐसी वाली आकार की बनाएगी और पहले केंद्रक विभाजन होगा और जब 1 से 2 बनेगी तो यहाँ पर विभाजन होकर या खांच पड़ेगी और क्रॉस होकर क्या बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। दोनों बताया था कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और एक और आवरण होता है कोशिका भित्ति, जिसके ही कारण जो पौधे होते हैं वो कठोर होते हैं। कि पौधों में कठोर संरचना क्यों पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति के कारण पाई जाती है। तो ये वाला तो प्लाज्मा झिल्ली है, तो ये तो आसानी से 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये कोशिका भित्ति तो कठोर है, तो ये तो ऐसे खांच नहीं बना पाएगी। खांच न बनाने के कारण जो आपका गोल्जी का है वो बीच में से ही क्या करता है, पट बना देता है और ये वाला राउंड हो जाता है और ये वाला भी क्या हो जाता है, राउंड। और ये भी कितने कोशिका में बदल जाते हैं, 2 कोशिका में। तो ये जो मध्य पट्टिका का निर्माण है वह भी कौन करता है, आपकी कोशिका। क्वेश्चन ये पूछा था, ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये था कि जो पादप कोशिका है उसमें 1 से 2 विभाजन जब कोशिका का होता है तो किस रूप में होता है या किसका निर्माण होता है, और उसका आंसर सही था मध्य पट्टिका या कोशा पट्ट का निर्माण। तो ये कोशा पट्ट क्या है, तो कोशिका के बीचों बीच एक लाइन क्रिएट कर दी जाती है और बोल दिया जाता है अब भैया क्या हो जाओ, तुम आधे आधे हो जाओ और 1 से कितने बन जाओ, 2। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर अलग कार्य चलता है। क्लियर है, ये हार्ड कोशिका में होता है। पादप कोशिका में इसके द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण भी किया जाता है और जंतु में अंतःस्रावी कोशिका से हार्मोन स्त्रावण में सहायता करता है। उसके साथ बाकी के कार्य मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। यह सरल चक्रा से क्या करता है, जटिल चक्रा में बदल, और ये सिर्फ कोशिका में ही करता है, ये भी ध्यान रखा, कोशिका का ही अंगक है। दूसरा, यह क्या करता है, तो कोशिका अंगक को पैकेजिंग का कार्य। तीसरा, एक और कार्य है इसका, पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित भी यही करता है। तो इसके साथ ये कार्य भी याद रखिएगा, ये ज्यादा आईएमपी है। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्जी का है, बता दिया है मैंने। फिर है आपका कौन सा, जो केंद्रक, जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और यूं कहें तो सीपीयू किसे कहा जाता है कोशिका का, तो किसे कहा जाता है, इसे ही, केंद्रक को ही कहा जाता है। इसकी खोज सबको पता होगी, किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन। एक रॉबर्ट हुक साहब है वो अलग है और रॉबर्ट ब्राउन साहब है वो अलग है। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, तो केंद्रक की खोज की है। केंद्रक कौन सी वाली कोशिका में मिलेगा, तो प्रोकैरियोटिक में तो मिलेगा नहीं, तो कौन से वाले में मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक मिलता है। केंद्रक के भागों को पढ़ने से पहले हम फिर से किसको, केंद्रक को देख लें कि कैसा दिखाई देता है। इसे देखें, तब तक मैं मेरा वाला बना देती हूँ।
ठीक, देखिए बाकी मैंने कोशिकांग नहीं बताया है। ये प्लाज्मा झिल्ली है आपकी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। कुछ इसके बीचों बीच आपको क्या दिखाई देगा? केंद्रक, जिसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट बाह। यह दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है, मतलब एक झिल्ली तो ये वाली और दूसरी झिल्ली दो, एक बाह्य झिल्ली और दूसरी कौन सी मिलेगी? आंतरिक झिल्ली। उसी के साथ इस केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। कि छिद्र क्यों होता, पूरा पैक क्यों नहीं हो जाता? तो यहाँ से मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए या जो आपका mRNA उसके आने जाने के लिए भी क्या किए जाते हैं? थोड़ी सी जगह बनाई जाती है, स्पेस दी जाती है। उसी के साथ ये जो काली काली संरचना है इसे केंद्रिका कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसे। फिर ये जो धागे नुमा आपको दिखाई दे रहा है यह आपके क्रोमेटिन है और यही आगे जाके गुणसूत्र बनाते हैं। अभी धागे नुमा संरचना है तो क्या दिखाई देती है? क्रोमेटिन। और ये छिद्र भी लिख देती हूँ, केंद्रक छिद्र हो गया और ये केंद्रक झिल्ली है। तो मुख्यतः जो केंद्रक होता है उसके 4 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए हैं? तो हम इधर से चले तो क्रोमेटिन है, फिर केंद्रक झिल्ली, तीसरा केंद्रक छिद्र और चौथा कौन सा हो जाएगा? केंद्रिका। ढूंढ के देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। ये ऊपर का केंद्रक है, उसका थोड़ा सा भाग काटा है मैंने और काट कर बताया है कि केंद्रक देखिए ये वाली, ये झिल्ली है, दिख रही है। और इसमें ये जगह जगह पर क्या मिलेंगे आपको? छिद्र देखने को मिलेंगे। ये वाली जो संरचना है जो इधर हमारी तरफ काली थी, यही क्या है? आपकी केंद्रिका है। धागे नुमा जो संरचना है इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं। उसी के साथ केंद्रक झिल्ली हो गई बाहर और आंतरिक झिल्ली 2 होगी। उसी के साथ इसी के अंदर जो द्रव्य भरा है जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, उस द्रव्य का एक और नाम है, उसे कार्योप्लाज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा कार्योप्लाज्म किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके केंद्रक से संबंधित है। क्लियर है? केंद्रक के कितने भाग हैं? 4 है और उसमें जो द्रव्य भरा है वह द्रव्य क्या कहलाता है? कार्योप्लाज्म। और यह कुछ संरचना आपको ऐसी दिखाई देगी। अब चलते हैं केंद्रक की खोज की ओर और केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक की खोज तो हम देख चुके हैं, किसने की है? 1800। ये दोनों, इस बार आपको दोनों ईयर और दोनों ही याद रखने की, खोज करता कौन है और किस ईयर में की है। थोड़ा और देखते हैं तो यह आकृति का घने रंग का जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। बाकी काम का नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए केंद्रक के 4 भाग है। पहला केंद्रक कला, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दूसरा केंद्रक द्रव्य, जिसमें कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। फिर है आपका केंद्रिका, और केंद्रिका की खोज याद रखिएगा 1781 में किसने है? फोंटाना। और नामकरण किसने किया है? बोमेन ने। इसमें एक और है आपका क्रोमेटिन धागे नुमा जो संरचना है वही क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती। केंद्रक को कोशिका का सीपीयू या मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू, वही पार्ट मेन होता है। वैसे ही आपकी कोशिका का जो मेन पार्ट है वह कौन है? केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका में लगातार घटित हो रही विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित। इसी कारण इसे कोशिका का कंट्रोल रूम और साथ में मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण। साथ ही कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को जो नियंत्रण करके रखता है वह भी कौन है? आपका केंद्रक। उसी के साथ इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे मैंने बोला था कि क्रोमेटिन ही आगे जाके क्या बनेंगे? कि कोशिका विभाजन के समय यही संरचना गुणसूत्र बन जाती है और इसी गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पाया जाता है।
और यही डीएनए हमारे शरीर में या हमें हमारे लिए गुण के लिए जिम्मेदार होता है कि नई पीढ़ी में जो गुण आएंगे या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जो स्थानांतरण है वो कौन करता है, तो डीएनए। और इसका भी छोटा रूप जीन कहलाता है। तो वो सभी कहाँ मिलेंगे आपको, क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और वही क्रोमोसोम में क्या चीज मिलेगी, तो हिस्टोन प्रोटीन, साथ में डीएनए। और डीएनए का छोटा सा खंड जो किसी न किसी गुण या लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, वही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है आनुवांशिक पदार्थ लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। और कौन करता है, आपका जीन ही। या जीन तो सबसे छोटा, उससे बड़ी वाली यूनिट डीएनए, और उससे बड़ी यूनिट गुणसूत्र कहलाती है। राइबोसोम, कोशिका का सबसे छोटा पार्ट राइबोसोम कहलाता है। और यह खुली अवस्था में भी मिलेंगे। और जो आपने RER पढ़ा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वहां पर भी आपको ये उसके ऊपर चिपके हुए मिलेंगे। उसके ही के साथ एक लवक पड़ा था प्लास्टिड, और एक माइट्रोकॉन्ड्रिया पड़ा था, उनके पास भी खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये चीज हमने पढ़ी है। तो राइबोसोम देखते हैं हम। राइबोसोम कैसे आकार के दिखाई देते हैं, तो गोलाकार होते हैं, केंद्रक, और इसी के चारों ओर एक आवरण या झिल्ली नुमा संरचना, और इस पर क्या बैठे मिलेंगे आपको, राइबोसोम। तो राइबोसोम यूं भी मिलेंगे, और साथ में कोशिका के फ्री स्टेट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम बहुत छोटी संरचना है। उसी के साथ यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि जो राइबोसोम है वह आवरण रहित है, मतलब ये छोटी सी संरचना है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती। कि निम्न में से आवरण रहित कोशिका अंग है, तो फिर हमें किसका नाम लेना है, राइबोसोम का। क्लियर है कि राइबोसोम का झिल्ली रहित संरचना है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है, वैसे ही इसकी कोई झिल्ली नहीं होती। ये सबसे छोटा भाग है। साथ में चलते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कोशिका के अंदर या आपको अंतप्रदवी जो जलिका है और खुरदरी अंतप्रदवी जलिका है उसमें मिलेगा। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S और ये 80S। जब पढ़ाया था तो सिर्फ इतना ही लिखवाया था कि SS बता दिया था। ये S क्या है देखते हैं। ये S अवसाद गुणा कहलाता है। और ये S मतलब जब हम समझो कि ये राइबोसोम किसी इस वाली परत पर लगे हैं तो ये दो रूप में मिलते हैं, ऐसी वाली संरचना बनती है, दो यूनिट में मिलते हैं। ये इनका सिर्फ यूं समझे कि केमिकल या जिससे मिलकर जैव अणु से मिलकर बने तो वह एक छोटे कम से मिलकर बना है, और एक भाग किससे मिलकर बना है, अधिक से मिलकर बना है। और वही गुणांक क्या कहलाता है, अवसाद गुणांक। जो आपका 70S वाला होता है पार्ट, वह दो यूनिट से मिलकर बना है, जो यहाँ लिखा भी है। एक होती है 50S और दूसरी होती है 30S। जो छोटी वाली संरचना है वह संरचना आपकी 30S कहलाती है, और जो बड़ी वाली संरचना है वह कौन सी कहलाती है, 50S। वैसे ही अगर हम 80S की बात करें तो उसमें छोटी वाली जो संरचना है वह 40S और जो नीचे वाली संरचना है वह 60S। ध्यान रखिएगा कि ये इनको जोड़कर 100 नहीं करना है कि मैडम गिनती गलत कर दी है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक यूं कहें कि कंटेंट है या कोफिशिएंट है कि यहाँ इतनी इतनी मात्रा में इसलिए इसको लिखा है। बाकी ऐसा कोई नहीं कि प्लस करके आप यहाँ क्या कर दो, 100 कर दें। ऑप्शन आए तो यही वाले क्लिक करिएगा। 70S राइबोसोम किस किस से मिलकर बने हैं, 50 और 30S। 80S राइबोसोम 60 और 40S से मिलकर बने हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, और इसीलिए इसे कौन सी फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्लियर है। तारक का है जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये जो इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा,
ठीक है, हाँ वो इंग्लिश में लिखा था तो मिसप्रिंट हुआ है, तो हम हिंदी से ही काम चला लेंगे। दिख रहा है टी बोवरी कब किया था? 1888 में। कहाँ मिलेगा? सिर्फ जंतु कोशिका में। केंद्रक कहाँ, किसके समीप पाई जाने वाली है? केंद्रक, और इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। और ये भी सेंट्रोसोम की स्पेलिंग है ना, पता नहीं कौन सा फॉन्ट है ये। चलिए अब करता क्या है? सबसे पहले जो मदद करता है तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? कोशिका के। ऐसा अंगक जब कोशिका विभाजन होना है तभी दिखाई देता है, वह कौन सा है? तो वह सेंट्रोसोम ही है आपका। जब कोशिका विभाजन होती है और वह भी किसकी? जंतु कोशिका विभाजन होती है, तभी यह कोशिका में आपको दिखाई देता है, अन्यथा यह कोशिका में यूं दिखाई नहीं देता। और कोशिका विभाजन ही कब करती है? जब कोशिका का जो माप होता है या औसत होता है कि भैया इसका इतना वजन होना चाहिए, उससे जब वो बढ़ जाता है, उसमें पोषण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तब कोशिका को लगता है या केंद्रक को लगता है कि अब इस कोशिका को कितना हो जाना चाहिए? 1 से 2 हो जाना चाहिए, और तब कोशिका विभाजन होता है। ये अभी भी यूं कहें कि मुद्दा ही रहा है कि कोशिका विभाजन क्यों करती है, पर अलग अलग वैज्ञानिक यही कुछ तथ्य देते हैं। अब तथ्य में दे तो दिया है, पर कोशिका विभाजन की क्या घटना? तो सबसे पहले ये समझे कि आप फिर से आपकी कोशिका है और बीच में बना ये क्या है? केंद्रक है। जब कोशिका विभाजन करते हैं तो उस समय सबसे पहले कोशिका में केंद्रक विभाजित होता है। पहली चीज, सबसे पहले क्या विभाजित होता है? केंद्रक, और उसके बाद ये बाहर की जो आवरण है ये विभाजित होती है। जब केंद्रक विभाजित होता है तो उस समय केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं या जो धागेनुमा संरचना होती है, वह विभाजन के समय कैसी बन जाती है? थोड़ा गौर से समझिएगा, कम समझने वाला पोर्शन है तो ठीक है। तो यही धागेनुमा संरचना किसमें बन जाती है? गुणसूत्र में। किसमें बन जाएंगे? गुण। और ये जो झिल्ली बनाई है मैंने, ये वाली, ये गायब हो जाती है। कैसी हो जाती है? गायब हो जाती है। गायब हो गई, और उसी समय जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, यहां पर ऐसे बंडल नुमा संरचना दिखाई देती है, और वही बंडल नुमा संरचना तारककाय या सेंट्रोसोम कहलाती है। पहली चीज कहाँ मिलेगी? केंद्रक के पास में। कब मिलेगी? जब कोशिका विभाजन होता है तब। और यहीं से यही बंडल नुमा जो संरचना है, यहाँ से स्पाइंडल फाइबर या धागे नुमा संरचना निकलती है, और यही संरचना गुणसूत्र को पकड़े हुए रहती है और आधों को ऊपर खींच लेती है और आधों को क्या करती है? नीचे। और तीसरी स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोशिका में आपको ये जो 2 गुणसूत्र है ये ऊपर की ओर दिखाई देंगे, और ये वाले किसकी ओर दिखाई देंगे? नीचे की ओर। बस ये खींचने का जो काम है, गुणसूत्रों को आधा आधा करने का जो काम है, वही आपके कौन करते हैं? तारककाय करते हैं। उसके बाद कोशिका को विभाजन करना है, तो ये वाली जो कोशिका है यहाँ से ग्रूव बनाएगी, मतलब खांच बनाएगी, और धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण होगा, और ये ग्रूव इतना संकीर्ण हो जाएगा कि फिर क्या हो जाएगा? 1 से 2, और आपको कितनी कोशिका दिखाई देगी? 2 कोशिका। तारककाय का काम समझ आया कि करता क्या है? गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करता है। देखिए, कोशिका विभाजन के समय दोनों सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक। फिर पहुंचकर तुर्क तंतु या स्पाइंडल फाइबर, ये जो धागेनुमा संरचना थी यही आपकी स्पाइंडल फाइबर है, और इसका निर्माण करके गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करती है। और भी क्या कार्य करती है? तो यह शुक्राणु के निर्माण के समय सेंट्रोल शुक्राणु की पूंछ निर्माण में तथा दूसरा मध्य भाग निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो ये मैंने शुक्राणु जब कोशिका में बताया था कि सबसे छोटी और बड़ी कोशिका है, उस समय बताया था। और कुछ अगर शुक्राणु की संरचना देखें तो वो ऐसी कुछ होती है, और एक पूंछ होती है उसकी, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है अग्र भाग होता है, ये मध्य भाग, और ये कौन सी है? पूंछ। तो ये पश्च भाग जो होता है और ये जो मध्य भाग है, इसको बनाने में भी आपके कौन हेल्प करते हैं? तारककाय या सेंट्रियोल मदद करते हैं। उसी के साथ इसमें एक और जानकारी
कि जो आपका ये मध्य भाग होता है शुक्राणु का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके मूवमेंट के लिए इसको जो ऊर्जा है वो कहाँ वाले भाग से मिलती है? मध्य भाग से। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पूंछ को भी मूव करने के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट है आपका परऑक्सीसोम। ये एक्स्ट्रा कोशिका में कुछ और भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम परऑक्सीसोम कहते हैं। और ये सब क्या कार्य करता है तो समझे फिर से। कोशिका और बाकी अंगक तो आप पहचान ही चुके हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पहचान लिया आपने, लवक है, राइबोसोम देख लिया आपने, तारक काय देख लिया आपने, और भी क्या क्या, तो हमने अंतःप्रदावी जलिका देख ली, केंद्रक भी देख लिया हमने। तो कुछ छोटी छोटी संरचना भी हमें गोलाकार संरचना देखने को मिलेगी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परऑक्सीसोम कहते हैं। यह एकल कला से घिरे गोलाकार कोशिकाएं और जिसका इसमें माइक्रोमीटर यूनिट लगाने हमेशा रह जाती है। जंतु कोशिका में इनका कार्य वसा का उपापचय का कार्य करते हैं। और साथ में ये आपके लिए मेन है, कोशिका में अगर कोई विषैला या जहरीला पदार्थ आता है या बनता है तो उसे इनटॉक्सिक या उसको तोड़ने का कार्य कौन करते हैं? परऑक्सीसोम। और कौन सी संरचना है? तो राइबोसोम जैसी ही गोलाकार संरचना भी आपको दिखने को मिल सकती है। उसके बाद है कौन सा? कोशिका भित्ति। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको जानते भी होंगे आप। कौन से वाले कोशिका में मिलेगी? अच्छा मुझे ये बता, पादप जंतु नहीं बताना, मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी वाली कोशिका का अंग है ये कोशिका भित्ति? यूकैरियोटिक। जीवाणु की कोशिका भित्ति काई की बनी होती है? पूछते हैं ना। काइटिन तो कवक की होती है, सेलुलोज तो पादप की होती है ना। पेप्टिडोग्लाइकेगोन बोलते हैं उसे, उसकी बनी होती है वो। तो ध्यान रखिए कि दोनों ही कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिका में कोशिका भित्ति मिलेगी। पर वो बात अलग है कि पादप की कोशिका, हाँ कुछ और कुछ में आपको नाम याद रखना है माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जो सबसे छोटी कोशिका के साथ साथ वह झिल्ली या यूं कहें कि कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? दोनों में मिलेगा। लेकिन किसमें अनुपस्थित है? तो किसमें है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? सेलुलोज। इसके अतिरिक्त हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और कैल्शियम आदि पदार्थ की भी बनी होती है। जब कोशिका पेक्टिन की बनी होती है तो पौधे को और कठोर रूप दे देती है। जैसे आपने देखा हो पौधे की जो छाल वाला भाग होता है, उस छाल वाले भाग में या तो लिग्निन का जमाव होता है या पेक्टिन का जमाव होता है, और उसी जमाव के कारण वह कौन सा सब्सटेंस? हार्ड सब्सटेंस होता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि पेक्टिन के कारण पौधा क्या होता है? कठोर या हार्ड होता है। कोशिका भित्ति के कार्य, यह कोशिका को प्रतिकूल वातावरण से बचाती। एक और चीज, यह जो झिल्ली है आपकी या यूं कहें कि भित्ति है, इसका जो नेचर है वो परागम्य है, सब आओ सब जाओ। झिल्ली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? या भित्ति 3 प्रकार की होती है। अच्छा कल डिस्कस करें इसको, ठीक? ये थोड़ा लंबा चला जाएगा तो कल डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है? इसको सेंड करना है क्या?